हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरा थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी डियर स्टूडेंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सत्र के अंत तक चलिए, मैं आपके पूरा कोर्स करवाऊँगा और पहली और दूसरी प्रश्नावली में डाल चुका हूँ। आप देखना बेटा, उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका जरूर समाधान होगा। और आगे भी मैं कह रहा हूँ, आपके जल्दी ही हाफ ईयरली तक मैं पूरा का पूरा कोर्स करवा दूंगा और गारंटी के साथ कहता हूँ बोर्ड में आपके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3 को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण होता क्या है, बहुत जरूरी है समझना। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा चर पद की घात क्या होती है, एक। ऐसे समीकरण जिसमें चर पद की घात क्या हो बेटा, एक हो, रैखिक समीकरण कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो बेटा, दो चर पद हो। क्या हो उसमें, दो चर पद हो। ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर पद हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और इनका जो व्यापक रूप होता है, मेन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। व्यापक रूप क्या होता है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहां क्या है बेटा, a कोमा बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b के बराबर 0 नहीं होता है, तथा a कोमा b कोमा c ये क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं। फिर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं। युग्म का मतलब क्या हुआ बेटा, साइंस में पढ़ते हैं, युग्म जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हमारे व्यापक रूप होता है वो क्या होता है बेटा, दो समीकरण होती है अपने। पहली समीकरण तो क्या रहेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण रहेगी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे भी सेम शर्त यही लागू होती है। इसमें भी क्या है बेटा, a1 कोमा b1 डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें भी a2 कोमा b2 डज नॉट इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये भी क्या होती है बेटा, सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। हल करने की विधियां कितनी होती है बेटा, हल करने की जो विधि होती है, हल करने की विधियां कितनी होती है, मुख्य रूप से दो विधियां होती है बेटा। मुख्य रूप से कितनी विधियां होती, दो। पहली विधि की हम बात करते हैं ग्राफीय विधि। कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम क्या बेटा, आलेखीय विधि। आलेखीय विधि को ही क्या बोलेंगे, ज्यामितीय निरूपण, है ना। ये तीनों ही नाम आपके एक ही बात है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी है, बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि है बेटा, बीज गणितीय विधि। और बीज गणितीय विधि में हम दो विधियां पढ़ेंगे। हट गई है आपके दो विधियां, कौन कौन सी है इसमें भाई। पहली विधि हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। और दूसरी विधि हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये तो एक बेसिक जानकारी है। अब हम शुरू कर रहे हैं। अब जो मैं टेबल बनाऊंगा वो टेबल आपके वेरी वेरी मोस्ट है। प्रति वर्ष उस टेबल में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ध्यान से देखिए। चलिए बेटा हम बात करते हैं ग्राफीय विधि में। आपको दो समीकरण दी हुई होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण दी हुई होगी, दो समीकरण यानी युग्म दिया हुआ होगा, उनकी हम जांच करेंगे बेटा, यानी तुलना करेंगे। तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, अनुपात की तुलना करते हैं। इसमें तीन स्थितियां बनेगी बेटा। पहली स्थिति बनेगी आपकी क्या है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और आप ये भी लिख सकते हो c1 अपॉन c2 तीनों ही नॉट इक्वल टू है, तो इसमें बेटा रेखाओं का प्रकार क्या होगा, यानी ग्राफीय विधि के अंदर अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे रेखाओं का प्रकार क्या बनता है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है बेटा। क्या बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक ही बिंदु पर काटे दो रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं
कहलाती है। रेखाओं का प्रकार क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इस वाली स्थिति में हल की प्रकृति क्या हो जाएगी? हल की प्रकृति होगी एक हल, और उसको बोलेंगे बेटा यूनिक, अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। और इस वाली स्थिति में उन दो रैखिक समीकरणों में बेटा युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। ये आपकी पहली स्थिति हो जाएगी। फिर हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तुलना करने पर अगर तीनों मान आपके बराबर मिलते हैं तो इस वाली स्थिति में जो रेखाओं का प्रकार मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब किसे कहेंगे? सारे के सारे बिंदु क्या होंगे बेटा? एक ही रेखा पर आ जाएंगे। इनको बोलते हैं, आप क्या बोलोगे? रेखाओं का प्रकार क्या होगा बेटा? संपाती रेखा। संपाती रेखा में हल की प्रकृति क्या हो जाएगी? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और इस वाली स्थिति में युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। युग्म क्या होगा बेटा? संगत। तीसरी स्थिति जो है आपके वो क्या है बेटा? a1/a2 इज इक्वल b1/b2। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन लास्ट का नॉट इक्वल टू आ जाए तो इस वाली स्थिति में रेखाओं का जो प्रकार होता है वो क्या होता है बेटा? समानांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समानांतर रेखाएं। किसे कहते हैं समानांतर रेखाएं? वह दो रेखाएं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं होती हैं तथा उनके बीच की दूरियां सदैव बराबर होती है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इस वाली स्थिति में बेटा हल की प्रकृति क्या होगी? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और युग्म क्या होता है बेटा? असंगत होता है। युग्म क्या होता है? असंगत। ये टेबल आपके पूरी इससे 3.1 कंप्लीट है और बोर्ड में प्रति वर्ष 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और भी इसमें से पूछे जाते हैं इसी में से, है ना। तो आप टेबल को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए बेटा। अब नेक्स्ट वाली स्थिति में हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। चलिए बेटा हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ होगा, इसमें हमारे को किसी भी एक समीकरण से एक चर पद का मान निकाला जाता है और दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल कर दिया जाता है। तो वो क्या विधि है बेटा? आपके प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं रेंडमली क्या ले रहा हूँ बेटा? कोई भी दो समीकरण ले लीजिए, जैसे 3x + 4y = 5 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण रेंडमली ले रहा हूं 5x + 4y = 6 समीकरण नंबर 2 होगी। अब आपसे पूछे कि बेटा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो हम क्या करेंगे? चाहो तो आप समीकरण 1 से x या y का निकाल दो, या फिर 2 में x और y का निकाल दो। ये एक चीज हमारे को करनी सबसे पहले। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या अपने पास? 3x + 4y = 5। अब इससे आप या तो x का निकालो या फिर y का निकालो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? x का ही निकाल देते। 4y प्लस के उधर चला गया तो माइनस का x, 3 इधर गुणे में बेटा इधर आ गया तो भाग में। इसको दे दो आप समीकरण नंबर क्या दे दो भाई? 3 दे दीजिए बेटा। क्या दे दो? समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान आया है ये कौन से समीकरण में रख लो आप? 2 में रखो। जो निकाला 1 से निकाला तो 1 में नहीं रखना है, ध्यान रख लेना। रखना किसमें बेटा? 2 में रखना है। 2 से निकालेंगे तो रखेंगे किसमें? 1 में। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख रहे हैं बेटा? समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है अपने पास? 5x + 4y = 6 रखो बेटा। 5 इस x की जगह हमने मान रख दिया 5 - 4y / 3 और +4y चल ही रहा है और बराबर 6 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 25 और 5 को फिर 4y से गुणा किया तो 20y, बट्टे में कौन चल रहा है? 3 + 4y / 1 = 6/1। लसब ले लो। लसब ले तो बेटा 3, 25 - 20y तो है ही है, भाग दिया तो 12y = 6 × 18, 3 तो आपके कट गया। और अब क्या हो गया भाई? 25 इधर लिख रहा हूँ बेटा, 25 फिर 20y माइनस के है, 12y प्लस के है, तो ये हो गया आपके -8y और बराबर इधर हो जाएगा 18। और उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 25 - 18 = 8y। 25 में से 18 चले गए तो बेटा 7 और 7/8, यानी y का मान आ गया। ये y का आ गया।
अब y का मान आप 3 में रख दो तो x का निकल जाएगा, या फिर 1 में या फिर 2 में, किसी में भी आप रख सकते हो, आपको x का मान निकल जाएगा। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, यही कर लेते हैं, विलोपन विधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है थोड़ा समझना। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं बेटा? चर पदों के गुणांकों को समान करते हैं, और गुणांकों को समान करके किसी भी एक चर पद को विलुप्त करके फिर आप आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं हम। ये चीज हम विलोपन विधि में करते हैं। कैसे? अब ध्यान देना, ये एग्जांपल लूं जैसे, इसी को हम विलोपन विधि से करते हैं, है ना। अब आपके पास समीकरण 1 और 2 दोनों दी हुई है बेटा। 4y, y का गुणांक समान है, इधर भी y का गुणांक समान है, यानी एक चर पद का आपको गुणांक समान करना है। ठीक है सर, हो गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं? अगर आपके चिन्ह विलोपन विधि में जिस चर पद के गुणांक समान करते हैं, अगर उनके चिन्ह क्या हो बेटा? चिन्ह अगर समान है तो हम क्या करेंगे? समीकरणों को घटाएंगे। क्या करेंगे बेटा? घटाएंगे। और चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। जैसे देखो, y का गुणांक 4 ही है, इधर भी 4 ही है, प्लस प्लस ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेम सेम ही है तो घटाएंगे। यानी अब हम क्या कर ले बेटा? समीकरण 1 माइनस 2 कर लो। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, यानी 3x प्लस 4y बराबर 5, फिर वापस 5x प्लस 4y बराबर 4। और ध्यान रखना बेटा, घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलते हैं। जो सेकंड समीकरण लिखी जाती है 6 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये 4y प्लस का है तो माइनस का, 5x प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों आपके कट गए हैं। यहाँ पे माइनस किया तो बेटा माइनस के 2x शेष रह जाएंगे, और इधर माइनस का क्या रह गया बेटा? माइनस का 1 रह गया, माइनस से माइनस कट गया, और x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी आपके? 1/2। अब ये जो x का मान आया, आप समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रख दो, किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। ये होती है विलोपन विधि। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? हम कई बार ऐसा करते हैं, सवाल आपके प्रश्नावली में भी है, कैसे? प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते 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 आगे यहाँ पे चर पद लुप्त हो जाते हैं। यानी कई बार हमारे को स्थितियां होती है, क्या स्थितियां होती है? कथन सत्य मिल जाता है। सत्य मतलब क्या बेटा? सोल्व करते करते ये लुप्त हो गया, तो इधर जैसे 18 हो गया तो 25 बराबर 18, ये तो कथन असत्य हुआ। और फिर अगर 25 बराबर 25 मिल जाए तो वो कथन क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। तो इस वाली स्थिति में ध्यान देना, यहाँ पे मैं 2 स्थितियां कर रहा हूँ। पहली स्थिति में चाहे प्रतिस्थापन हो चाहे विलोपन हो, सोल्व करते करते चरपदी लुप्त हो जाए, उस वाली स्थिति में अगर आपके लिए कथन बेटा सत्य मिल रहा है, कथन सत्य है, तो आप सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे? अतः x और y के अनेक हल संभव हैं। ये चीज आपको लिखनी है ना। दूसरी स्थिति में अगर आपके कथन असत्य हैं, असत्य में क्या लिखोगे बेटा? अतः x और y का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये वाली स्थिति बेटा उदाहरण में दी हुई है आपके एग्जाम्पल के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, प्रश्नावली का ये लास्ट है, 2 अंकों वाली संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं? 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप, कौन सा रूप है बेटा? प्रसारित रूप। छोटे छोटे कक्षाओं में हम सीख चुके हैं, कैसे? ध्यान देना, इसका जो प्रसारित रूप लिखा जाता है 10 इंटू दाही अंक प्लस क्या हो जाता है बेटा? इकाई अंक। ये फॉर्मूला होता है 2 अंकों की संख्या के लिए प्रसारित रूप लिखने का। अब मान लीजिए, माना इकाई अंक बेटा हमने ले लिया, इकाई अंक क्या ले लिया? y, और दाई अंक में ले लूं, दाई अंक हमने ले लिया x, तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 10, दाई अंक कौन है भाई? x, इकाई अंक कौन है? y, तो ये आपका प्रसारित रूप हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रसारित रूप लिखते हैं। 3 अंकों की आ जाए तो 100 इंटू सैकड़ा का अंक प्लस 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का, इससे चलता है। तो ये आपके तीसरी प्रश्नावली की संपूर्ण थ्योरी थी, कोई ज्यादा है नहीं इसमें। और मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल बेटा क्लियर हुई होगी। दोस्तों को शेयर करें।